नमस्कार बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया। देखिए, हम अब तक पढ़ के आए, नामकरण वगैरह सब कुछ पढ़ लिया हमने। और नामकरण के बाद कुछ महत्वपूर्ण यौगिक CNG, फ्रेयॉन, ये भी हमने पढ़ लिए। और अब अगला टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है इस अध्याय का, बहुलक, पॉलीमर। बहुलक क्या होते हैं? देखो, जब छोटे छोटे अणु, छोटे छोटे और कम अणुभार वाले अणु आपस में जुड़ जुड़ करके, अणु आपस में जुड़ते जा रहे हैं और एक बड़ा अणु बनाएं जिसका अणुभार अधिक हो और जिसकी श्रृंखला भी कैसी हो, लंबी हो, तो उसको बोलते हैं हम बहुलक, जो बड़ा अणु बनाए। और जो छोटे छोटे अणु होते हैं, छोटे छोटे अणु आपस में मिलकर के जो मिलते हैं, उनको बोलते हैं इक्लक। देखो क्या होगा, छोटे छोटे अणु होंगे, छोटे छोटे अणु जिनका अणुभार कम होगा, वो आपस में मिलेंगे, आपस में मिलकर के एक बड़ा अणु बनाएंगे, बड़ा अणु। इसका क्या होगा, अणुभार अधिक होगा, जिसका अणुभार कैसा हो, अधिक, और लंबी श्रृंखला का हो। श्रृंखला लंबी होगी इसकी। तो ये जो छोटे छोटे अणु होते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इनको कहा जाता है इक्लक। इनको क्या कहते हैं? एकलक। मोनोमर, छोटे छोटे अणु आपस में मिलेंगे, मोनोमर, इक्लक आपस में मिलेंगे। और इधर जो अधिक अणुभार वाला यौगिक जो बनेगा, इसको हम बोलेंगे बहुलक, पॉलीमर। ये होगा बहुलक। और ये क्रिया, बहुलक बनने की क्रिया, ये क्रिया कहलाएगी बहुलकीकरण। बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन। ये होते हैं बहुलक। जो बड़े अणु होते हैं जिनका अणुभार अधिक होता है, श्रृंखला बहुत लंबी होती है और आकार बड़ा होता है, वो होते हैं बहुलक। और किससे मिलके बनते हैं ये? इक्लकों से, छोटे छोटे अणुओं से मिलके बने होते हैं। और ये क्रिया कहलाती है बहुलकीकरण। जैसे उदाहरण अगर अपन देखें तो देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका? CH2 डबल बॉन्ड CH2 का नाम सही बोलिए बोलिए, क्या है? 2 कार्बन, 1 डबल बॉन्ड, एथ प्लस इन, एथीन। क्या नाम है इसका? एथीन। इसके एन अणु, एन का मतलब है कि बहुत सारे अणु, कोई संख्या है। एन अणु संगनन का आपस में बहुलकीकरण करेंगे, जुड़ेंगे, योग करेंगे और इधर बना लेंगे ये CH2 इधर जुड़े हुए और इधर जुड़े हुए, इधर भी CH2 इधर भी CH2 आपस जुड़े हुए हैं खूब सारे। और जोड़ देता हूं मैं, ये लो एक बार, इस तरह से। इसके कितने? एन अणु, CH2 एथीन के एन अणु, खूब सारे अणु आपस में जुड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं हम पॉलीथीन। देखो, इथीन, ये बना पॉलीथीन, पॉली इथीन। पॉली मीन्स बहुत सारे क्या है? अधिक संख्या में क्या है? एथीन। तो ये बन गई पॉलीथीन। तो ये इसका उदाहरण हुआ। अब इसकी लिखे हम परिभाषा। तो देखो परिभाषा क्या लिखेंगे, जब छोटे छोटे सरल अणु, परिभाषा लिखेंगे, जब, समझ में आ गया आराम से, छोटे छोटे सरल अणु
आपस में जुड़कर एक दूसरे के साथ एक बड़े अणु कैसा है, एक कैसा बनेगा अणु, एक बड़े कॉमा उच्च अणुभार वाले, उसको क्या बोलते हैं हम, बहुलक। बहुलक का निर्माण करते हैं। परिभाषा हो गई, जब छोटे छोटे सरल अणु आपस में जुड़कर एक बड़े उच्च अनुभार वाले बहुलक का निर्माण करते हैं, ये बहुलक बन गया। तो यह क्रिया क्या कहलाती है, बहुलकीकरण कहलाती है। यह क्रिया बहुलकीकरण कहलाती है, और जो अणु बड़ा बना वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ये परिभाषा हो गई, और ये इसका पूरा उदाहरण और अभिक्रिया हो गई, ये आप लिख लें। ये लिख लिया। इसके बाद देखिए, अब आता है बहुलकों का वर्गीकरण। बहुलकों का वर्गीकरण, देखिए हम इसके दो ही वर्गीकरण पढ़ेंगे, वर्गीकरण और भी होते हैं, हम दो ही पढ़ेंगे मुख्य मुख्य वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण है स्रोत के आधार पर, पहला है स्रोत के आधार पर। स्रोत क्या होता है, जहां से हमें वस्तु मिलती है। जो मान लो बहुलक के एकलक होंगे, जो मोनोमर होंगे, वो मोनोमर हमने कहां से लिए और फिर हमने उसका बहुलीकरण किया, तो ये तो होता है स्रोत के आधार पर। तो स्रोत के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, मैं आपने लिख लिया होगा। देखो, स्रोत के आधार पर बहुलक कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला, दो प्रकार में पहला प्राकृतिक बहुलक, देखो इससे के नाम से पता लग रहा है प्राकृतिक बहुलक। कैसे होंगे ये, कहां से मिलेंगे हमें, कहां से मिलेंगे, प्रकृति से। कहां से मिलेंगे, प्रकृति से। देखो ऐसे बहुलक
जो प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। वहां से प्रकृति से, नेचर से हमें जो सीधे मिलते हैं वो कैसे होते हैं? प्राकृतिक बहुलक। अगर इनके उदाहरण देखे जाएं तो देखो, स्टार्च, सेल्यूलोज, प्रोटीन और प्राकृतिक रबर, ये हमें पढ़नी है। प्राकृतिक रबर, ये दोनों नहीं पढ़ने हैं। ये इसके उदाहरण हो गए प्राकृतिक बहुलक के। टिक लगाया, इसका मतलब इसका अध्ययन करना है हमें बस आगे डिटेल में। अब दूसरे कौन से होंगे? एक तो प्राकृतिक हो गए, दूसरे नाम से पता, अपने आप पता चल जाएगा, कृत्रिम होंगे, संश्लेषित होंगे। संश्लेषित बहुलक, परिभाषा क्या होगी? नाम से पता लग रहा है, संश्लेषित जो किसके द्वारा बनाए जाएंगे? मनुष्य के द्वारा। ऐसे बहुलक जो मनुष्य द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। ऐसे बहुलक जो मनुष्य द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, संश्लेषित किए जाते हैं, कृत्रिम या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। दो हो गए, दो ही भाग थे, स्रोत के आधार पर दो भाग थे, प्राकृतिक और संश्लेषित। इसमें उदाहरण देखिए, इसमें पहला उदाहरण है कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे, कृत्रिम रेशे में आएगा नायलॉन 66, ये एक प्रकार का रेशा है जिसका हमें आगे अध्ययन करना है। टेरिलीन, और रेयॉन, ये तीनों रेशे हमें पढ़ने हैं। नायलॉन 66, टेरिलीन और रेयॉन। दूसरा है प्लास्टिक। दूसरा है प्लास्टिक। प्लास्टिक में भी हमें पढ़ना है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, PAN, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, ये हमें इसमें पढ़ना है, और पॉलीस्टाइरीन। सबके नाम आएंगे बाद में, सारे पढ़ने हमें। पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और पॉलीस्टाइरीन। और एक है संश्लेषित रबर, उसका नाम ही संश्लेषित रबर है। दो तरह की पढ़नी हमें, ब्यूना S और ब्यूना N। मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूं, आपको आसानी रहेगी। ब्यूना S, ब्यूना N। तो ये पहला आधार, स्रोत के आधार पर वर्गीकरण है।
नोट कर लें आप। लिख लिया। दूसरा आधार, पहला आधार है स्रोत के आधार पर, और अपना दूसरा आधार है अभिक्रिया के आधार पर, जो बहुलीकरण की अभिक्रिया है उसके आधार पर। बहुलीकरण की अभिक्रिया के आधार पर भी बहुलक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। स्रोत के आधार पर भी 2 प्रकार के, और अभिक्रिया के आधार पर भी 2 भागों में बांटा हुआ है इसको। देखिए कौन कौन से, मैं नाम लिख देता हूं दोनों के, और उन नामों का समझेंगे हम। कब समझेंगे? सबको पता चल गया? आप ब्रेक के बाद, जो ब्रेक आएगा, मैं नाम लिख रहा हूं पहले, फिर उसके बाद समझेंगे। पहला है संघनन बहुलीकरण, और दूसरा है योगात्मक बहुलीकरण। बहुलक लिख दें बहुलीकरण की जगह, अब बात एक ही है, संघनन बहुलक और योगात्मक बहुलक। ये समझेंगे अभी छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने बहुलकों के वर्गीकरण पढ़े थे। स्रोत के आधार पर दोनों प्रकार के हमने पढ़ लिए, स्रोत पर प्राकृतिक और संश्लेषित। इसके बाद आता है अभिक्रिया के आधार पर। अभिक्रिया के आधार पर भी बहुलक को हमने कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में। भाई दोनों तरह से 2 भागों में बटा है, कुछ समस्या ही नहीं है, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। देखो, पहले का नाम है संगणन बहुलक और दूसरे का नाम है योगात्मक बहुलक। इसमें से ये शब्द तो आपको सुना सुना लग रहा होगा, योगात्मक। गणित में भी सुना है योग करना। तो इसमें तो क्या हो रहा है कि जो इक्लक है ना, वो इक्लक आपस में जुड़ रहे हैं सीधे, और जुड़ने के बाद एक बहुलक का अणु बन रहा है। 2 इक्लक हुए, आपस में जुड़े, सीधा बहुलक बन गया। दूसरा है संगणन बहुलक। इसको समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होगा, जैसे मैंने एक नायलॉन 6 का उदाहरण आगे आएगा, नायलॉन 6 बनाएंगे तो वहां हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि मैं परिभाषा लिख देता हूं, फिर आपकी समझ में आ जाएगा एकदम से। देखिए, इसमें बहुलक के साथ साथ देखो, इक्लक हुए, इक्लक से क्या बन रहा है? बहुलक। तो बहुलक के साथ साथ कुछ छोटे अणु, जैसे H2O, NH3। बहुलक के साथ साथ कुछ छोटे अणु H2O, NH3, CO2 आदि, कुछ छोटे अणु भी उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। बहुलक के साथ ही कुछ छोटे अणु भी उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे देखो, इक्लक है यहां पर, ये इक्लक 1, ये इक्लक दूसरा। सिंपल ले रहा हूं मैं, नायलॉन 6 नहीं ले रहा। ये इक्लक पहला, ये इक्लक दूसरा, दोनों आपस में मिले और दोनों ने क्या बनाया? बहुलक। बहुलक बन गया। और इसके साथ ही क्या निकल गया? H2O का अणु निकल गया एक। तो ये तो होता है संगणन बहुलक के अंदर। संगणन अभिक्रिया होती है बहुलक के साथ H2O, NH3, इस तरह के जो अणु है वो उप उत्पाद के रूप में, इनको बोलते हैं, इसको तो बोलते हैं मुख्य उत्पाद, जो हमें बनाना था, और ये अवांछित था, अपने आप बन गया, तो उनको बोलते हैं उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। ये तो ये रहा। अब योगात्मक बहुलक देखिए। देखो, इसमें क्या होगा? इक्लक सीधे जुड़कर बहुलक का निर्माण करते हैं, वह कोई छोटे अणु उप उत्पाद के रूप में नहीं बनते। इक्लक सीधे जुड़कर बहुलक का निर्माण करते हैं, वे कोई छोटे अणु उप उत्पाद के रूप में नहीं बनते। ये होता है योगात्मक बहुलक। जैसे पॉलीथीन का उदाहरण अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिया था। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके N अणु आपस में मिले और क्या बन गया? CH2 CH2 और यहां पर N, एथीन और पॉलीथीन। साइड में कोई भी अलग से अणु यहां पर नहीं बनेंगे। तो ये भी आप नोट कर लें।
तो ये दोनों हो गए। इसके बाद वर्गीकरण और भी होते हैं, लेकिन हमें नहीं पढ़ने, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। देखिए, एक वर्गीकरण होता है ताप के आधार पर। तो ताप के आधार पर बहुलक दो प्रकार के होते हैं, ताप दृढ़ बहुलक और ताप सुनम्य बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक वे बहुलक होते हैं जिनको अगर एक बार किसी सांचे में डाल दिया जाए तो उनको हम दोबारा से पिघला नहीं सकते, वो तो होते हैं ताप दृढ़। एक होते हैं ताप सुनम्य, वो होते हैं कि एक बार हमने किसी बहुलक को सांचे में डाल दिया, हमने मान लो डब्बा बना लिया, एक मग बना लिया, कोई भी हम संरचना बना ली, उसको दोबारा से गर्म करके पिघला करके दूसरे सांचे में डाला जा सकता है। जैसे ताप दृढ़ में आता है बेकेलाइट, ये बिजली के स्विच और ये होते हैं, एक बार अगर काम खराब हो गया तो दोबारा उसको हम काम में नहीं ले सकते। और ताप सुनम्य में आता है, जैसे अपनी बाल्टी हुई, खिलौने वगैरह ये हुए, इनका प्लास्टिक ये टूट गए तो ये वापस चले जाते हैं, फिर फैक्ट्री में उनको पिघला करके और दोबारा दूसरे सांचे में ढाल दिया जाता है। तो एक वर्गीकरण ये, एक वर्गीकरण संरचना के आधार पर सरल होते हैं, एक सीधे श्रृंखला वाले, एक क्रॉस लिंक्ड होते हैं। एक सीधी श्रृंखला है, उसके बीच में लिंकिंग हो रही है इस तरह से, सरल बहुलक, सीधी श्रृंखला, क्रॉस लिंक्ड, यहां बीच बीच में से आपस में जुड़े हुए। तो इस तरह से और भी वर्गीकरण होते हैं, लेकिन हमें दो का ही ध्यान रखना है। अब हमारे दोनों वर्गीकरण हो गए। अब मैंने बताया था कि हमने पढ़नी है प्लास्टिक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक बहुलक में प्राकृतिक रबर। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा प्राकृतिक बहुलक में प्राकृतिक रबर। अब हम एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। प्राकृतिक रबर कहां से मिलेगी, सबको पता चल रहा है, नाम ही लिख रहा है प्राकृतिक, मतलब प्रकृति से। प्रकृति में कहां से मिलती है ये, पेड़ों से। तो देखिए, जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों से एक द्रवीय पदार्थ मिलता है, तरल पदार्थ मिलता है, जिस तरल पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स। कहां से मिलती है, यह है पेड़ों से तरल रूप में मिलती है, जिसे लेटेक्स या शीर कहते हैं। कहां से मिली, पेड़ों से मिली, तभी तो प्राकृतिक रबर है। पेड़ों से प्राप्त से लेटेक्स या शीर कहते हैं। ये तो साधारण नाम हो गया। अब इसका रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है आइसोप्रीन। यह है आइसोप्रीन। जो आइसोप्रीन, इसका क्या होगा, ये बहुलक, यह आइसोप्रीन का बहुलक है। अब हम बनाते हैं आइसोप्रीन कैसा होता है, देखो। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है आइसोप्रीन। इसका कॉमन नेम है आइसोप्रीन। अब इसको यहां से आगे बढ़ने से पहले आप इसका IUPAC नाम लिखिए। मैं आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा। IUPAC नाम लिखें आप इसका, आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का नाम लिखने के लिए क्रम क्या रहेगा, IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन। देखो, आपका रिवीजन हो रहा है साथ के साथ। सबसे लंबी श्रृंखला का चयन कर लें आप। कुछ बच्चे कह रहे हैं टाइम नहीं देते चयन करने में, तो आप चयन कर लें, आपके पास टाइम है।
आप अपना टैलेंट दिखाएं। आप बिल्कुल सीख चुके हैं नाम लिखना, श्रृंखला का चयन हो गया। अब नंबरिंग, अंकन। अंकन उस सिरे से करें जहां से आपको द्विबंध को न्यूनतम अंक मिले। अब दोनों सिरों से द्विबंध को न्यूनतम अंक मिल रहा है। हाँ, एक बात और ध्यान रखना आप कि जो आप सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करें उसमें दोनों द्विबंध काउंट होने चाहिए, एक भी डबल बॉन्ड छूटना नहीं चाहिए। उस श्रृंखला में दोनों द्विबंध काम आएंगे। तो सीधी सीधी बना लिया आपने। अब अंकन, अंकन दो तरह से हो सकता है। एक जिधर CH3 लग रहा है उस साइड वाले CH2 से, और एक दूसरी साइड वाले CH2 से। तो आप कहां से करेंगे? जिधर CH3 लग रहा है, क्योंकि इधर से क्या होगा, प्रतिस्थापी को भी कम अंक मिल जाएगा। आपने दोनों काम कर लिए और अब आप नाम दे दें बस। टोटल कार्बन कितने हैं वो पूर्णांक लगा लें, और डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है, ईन, उसका उपयोग करके आप नाम आपने लिख लिया होगा। आप अब मैं देखो एक बार मैं भी लिख देता हूं, जिससे क्या होगा मुझे ही पता चल जाएगा इसका IUPAC नाम क्या है। इसका कॉमन नेम तो पता है सबको, आइसोप्रीन। सामान्य नाम इसका आइसोप्रीन। अब IUPAC नाम देते हैं। देखिए, सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, सभी ने यही किया है, वेरी गुड, हो गया। अब होती है नंबरिंग। नंबरिंग दो सिरे हैं, इधर से करूं तब भी द्विबंध को एक अंक मिला, इधर से किया तब भी द्विबंध को एक अंक मिला। तो अब हमें क्या करना है, नंबरिंग किधर से करनी है? देखो इधर से अगर मैं करता हूं, एक दो, दोनों तरफ से करके दिखा देता हूं, 3 4, इधर से मैंने किया तो भाई इसको तो एक ही मिल गया और इस वाले को 3 मिल गया, ठीक है। लेकिन इधर जो एक प्रतिस्थापी है यहाँ पर CH3, इसका नाम क्या है, मेथिल। इस प्रतिस्थापी कितना अंक मिला है, 3। अब मैं इधर से कर रहा हूं, 1 2 3 और 4। अब देखिए आप, अब आप इसको 1 मिल गया, इसको 3 मिल गया, बात बराबर। लेकिन इधर से प्रतिस्थापी कितना मिल गया, 2 अंक मिला है। तो हमारी ये नंबरिंग परफेक्ट है। अब इसका नाम, सबसे पहले सबने लिख लिया नाम, बोलिए 2-मेथिल, बिल्कुल सही। टोटल कार्बन 4 को बोलते हैं प्रॉप, 4 को बोलेंगे ब्यूट। प्रॉप तो 3 होता है, ब्यूट। अब देखो 1 पर और 3 पर क्या लग रहा है, डाइईन। तो 1 3, डाई 2 है इसलिए डाई, और ईन 2 मेथिल ब्यूट 1 3 डाइईन, 2 मेथिल ब्यूट 1 3 डाइईन। और कई बच्चों ने इसका दूसरा नाम भी लिखा होगा, वो भी बिल्कुल सही है, 2 मेथिल 1 3 ब्यूटा डाइईन, ये नाम भी सही है, दोनों नाम बिल्कुल सही हैं आपके। तो ये हो गया इसका IUPAC नाम। अब इसका कॉमन नाम क्या है, आइसोप्रीन। हमें क्या कराना है, इसका बहुलकीकरण। तो ये नाम तो मैंने ऐसे लिखा दिया आपको कि आपका रिवीजन हो जाए। हमें कराना है इसका बहुलकीकरण। देखो अब मैं इसका बहुलकीकरण करा रहा हूं। इसका जब बहुलकीकरण कराते हैं तो देखो क्या होगा, क्या बनेगी, प्राकृतिक रबर बनेगी, पॉलीआइसोप्रीन बनेगी। कैसे बनेगी, देखो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, द्विबंध है, ये द्विबंध ब्रेक होगा। समझा देता हूं आपको एक बार, द्विबंध ये हो रहा, ये द्विबंध ब्रेक हुआ, ये टूटा। इसके टूटते ही एक इलेक्ट्रॉन इस CH2 पर गया, एक इलेक्ट्रॉन इस CH पर गया। सहसंयोजक बंध है, ये बंध दोनों के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, तो ये बंध टूट गया। अब ये बंध टूटेगा इधर वाला, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर। अब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ करके यहां पर एक बंध का निर्माण कर लेंगे। एक तो ही पहले से ही, एक और बना लेंगे। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है तो यहां आधा बंध इधर, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है तो आधा बंध इधर। देखिए कैसे, आधा बंध ये रहा,
CH2। अब यहां पर एक ही बंद रह गया, CH, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों आपस में जुड़ करके एक बंद और बना लेंगे। C नीचे क्या लग रहा है, CH3 और इधर से CH2 और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आधा बंद इधर, और इसके N अणु हम काम में लेंगे तो ये N अणु इधर हम नीचे क्या लगा देंगे, N, इसका मतलब ये एक लंबी श्रृंखला, ये एक अणु ये रहा, आगे फिर आगे ऐसे लंबी श्रृंखला जुड़ी हुई है और इसका नाम क्या होगा, पॉलीआइसोप्रीन। पॉलीआइसोप्रीन, या फिर दूसरा नाम जो हम पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक रबर। तो ये आप इसका बहुलकीकरण कर लें, इसके ऊपर क्या लिखा जाएगा, बहुलकीकरण, बहुलीकरण। ये तो सारा लिखा हुआ था पहले से ही, यही तो लिखना है भाई, ये बंद तोड़ने, एक इधर खाली करना है, एक इधर बनाना है, एक इधर इसको जोड़ के और इस तरह से बना देना है। बना दिया आपने पॉलीआइसोप्रीन। तो ये था प्राकृतिक रबर का बहुलीकरण, किस प्रकार से हम प्राकृतिक रबर का बहुलीकरण करते हैं। अगली क्लास में हम इसके कुछ गुण पढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है बल्कनीकरण, वो पढ़ेंगे, और वो पढ़ने के बाद कुछ और बहुलक हैं उनको हम पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट कुछ बहुलक हैं जो मैंने नाम लिखा है, वो हम सबका अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।